बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, असल में क्योंकि ऑनलाइन रीस्टार्ट कर ले। असल में ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं, तो फिर अब उनको क्या बेचारों को पता कि इससे पहले भी एक बैकग्राउंड चल रहा होता है। ठीक है जी, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा ना प्रिटेंड करना पड़ता है थोड़ा सा कि भाई अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी, चलो जी। लास्ट हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। डिटर्मिनेंट्स मतलब अब से सारी खामोशी से देखें, एक दो दिन तजर्बा करके देखें। ये मैंने सुबह तजर्बा करवाया। अगर आप पूरा लेक्चर बिल्कुल खामोशी से मेरी बातें सुनते रहें, यकीन करें आपको खुद को अच्छा लगेगा कि यार आज तो कमाल ही हो गया। वरना अगर आप बात बात पर हंसी मजाक लेकर आएंगे तो होगा क्या, कॉन्सेप्ट फिट बैठेगा नहीं, हंसी मजाक तो हो जाएगी। मतलब हो सकता है उस दिन का लेक्चर भी बड़ा इंटरटेनिंग हो, तो भाई इंटरटेनमेंट करें, तो फिर हम यहाँ पे लेक्चर की बजाय कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पे क्या ख्याल है, समझ आ रही है? ये तो सारी समझ आती है। अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एप्लीकेशन का मतलब है, हमने कहा ठीक है यार, चैप्टर 2 कहता है कि प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड ने कम होना है, पर डिमांड कितनी को कम होगी ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। जैसे कि इन इलास्टिक ये बताता है कि अगर प्राइस ज्यादा चेंज हो डिमांड कम चेंज होगी। यूनिट इलास्टिक हमें क्या गाइड करता है, कहता है जितनी प्राइस चेंज होगी उतनी डिमांड चेंज होगी। अच्छा जी, तो हमने कहा किताबी बातें बड़ी होगी। अब जरा हमें ये तो बताएं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हासिल क्या है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रैक्टिकली कहां इस्तेमाल होता है। तो हमने कहा कि कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सपोर्ट से कुछ डिसीजंस मेकिंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले डिसीजन मेकिंग फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसका एक ही काम होता है, उसने वेले बैठा होता है, कुर्सी पे टेक लगाई होती है, चाय का कप हाथ में पकड़ा होता है और मुंह चुप के उसने से टैक्स लगाने होते हैं। ठीक है जी, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स पॉलिसीज बनानी है, टैक्स लगाना है। अब वो किन किन गुड्स के ऊपर टैक्स लगाएगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेगा। देखें, हर उस गुड्स के ऊपर टैक्स लगाना आसान है जिसकी डिमांड इन इलास्टिक, क्योंकि डिमांड अगर इन इलास्टिक है मीन वो चीज लोगों के लिए खरीदना जरूरी है। लोग चीज खरीदेंगे ऑटोमेटिकली टैक्स दे देंगे। मिसाल के तौर पर हमें पता है हमारे नौजवानों ने जो मर्जी कर लो, सिगरेट खरीदना है खरीदना है। चले हमारे बूढ़ों ने खरीदना क्या ख्याल है? और हर साल आपको बताता चलूं, जो टोबैको इंडस्ट्री है ये हमारे पूरे जीडीपी का तकरीबन 20% रेवेन्यू टोबैको इंडस्ट्री से आ रहा है। तो हैवी कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब कोई ना कोई तो पी रहा है फिर। ठीक है जी, समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, तो अब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है यार, अगर ये सिगरेट नहीं छोड़े, इन्होंने सिगरेट हर हाल में पीनी पीनी है, तो ठीक है इसके ऊपर टैक्स लगाओ। और हम जस्टिफाइड भी होंगे और हम ये क्या के टैक्स लगाएंगे कि भाई ये हेल्थ हैजर्ड है, इससे नुकसान होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि लोग इसी कंजम्पशन को रोकें, तो दैट्स व्हाई वी इंपोज टैक्स ऑन इट। तो अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए यानी कि गवर्नमेंट के लिए टैक्स लगाना आसान हो जाता है। अब मैं दो बातें करने वाला हूं, दोनों खतरनाक है, दोनों में कंट्रास्ट आना है, दोनों को अलग अलग संभाल के चलना है। पहली वाली बात लिखने वाला हूं, याद रखना इकोनॉमिक्स में रट्टे लगाओगे, एक जगह रट्टा लगेगा, दूसरी जगह रट्टा लगेगा, तीसरी जगह आपका रट्टा ऑटोमेटिकली फेल हो जाना है। इकोनॉमिक्स लॉ नहीं है, लॉ हर जगह अप्लाई होता है क्योंकि लॉ बना ही इस डिजाइन से जाता है। इकोनॉमिक्स लॉ नहीं है, इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी है, ये सोशल साइंस है, ये सोशल बिहेवियर की स्टडी है, इंसानों की स्टडी है। और हमें पता है हर एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। हो सकता है कि इंसान को एक चीज अच्छी लगती हो सकता है वही चीज दूसरे इंसान को बुरी लगती हो, इसलिए कोई भी चीज हतमी नहीं होगी। इसलिए हम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करा करेंगे, ना कि एक लफ्ज के ऊपर, उसको हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे।
फाइनेंस मिनिस्टर के लिए रूल क्या है? अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो हम टैक्सेस ज्यादा कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमने साथ एग्जांपल भी कोड कर दी। हमने कहा फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, पेट्रोल की डिमांड इलास्टिक है, हमें हर हाल में इन इलास्टिक पेट्रोल की डिमांड है, हमने हर हाल में पेट्रोल खरीदना ही है। बिजली इलेक्ट्रिसिटी हर हाल में कंज्यूम करनी है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा। सिगरेट्स हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर टैक्स लगेगा तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो हम यहां पे कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी और टोबैको कर लेते हैं, ठीक है जी। टोबैको में सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा जी, तो इन इलास्टिक डिमांड में टैक्स ज्यादा, बात समझ आ रही मेरी? अच्छा, अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो टैक्स ज्यादा लगाएंगे, और जिस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है यानी कि वो लोगों के नजदीक खरीदना इतना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स कम लगाएगी। जो चीज खरीदना जरूरी है, जब वो लोग चीज खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स पे कर देंगे। और एक प्रोडक्ट है जो जिसको लोग ऑलरेडी खरीदना ही नहीं चाह रहे, अगर उसके ऊपर फर्दर टैक्स लगा दिया जाए तो प्रोड्यूसर बेचारे को तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है जी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर आप बिल्कुल खामोश रहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप शोर करेंगे तो वहां तक आवाज पहुंचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, वो इको फिर ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब तो बिल्कुल भी ना बोलिएगा वरना आवाज कोई नहीं आनी, समझ आ रही है? अच्छा जी, अगर डिमांड इलास्टिक है इसका मतलब चीजें ऑलरेडी खरीदना जरूरी नहीं था, तो हम क्या करेंगे? टैक्स कम लगाएंगे। अगली बात कंट्राडिक्शन लाने लगा, उस कंट्राडिक्शन को संभाल लिया। मुझे ये बताएं, मोबाइल फोन लग्जरी गुड है, इसके ऊपर टैक्स ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? सेंस लॉजिक में लगती है? जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स की गाड़ियां हैं इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगना चाहिए कम लगना चाहिए? आपके साथ जिसके पास इतना पैसा उससे थोड़ा सा टैक्स भी ले लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप कह रहे हैं सर गाड़ियों के ऊपर और कार्स के ऊपर और मोबाइल्स के ऊपर, महंगी महंगी जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैक्स लग जाना चाहिए। तो टैक्स ज्यादा की एग्जांपल में अगर मैं ब्रांडेड कार्स या मोबाइल्स ले आऊं तो आप लोगों को इतराज तो नहीं होगा? जस्टिफाइड है ये? अब इस जस्टिफिकेशन को मैं तोड़ने लगा हूं, अब यहां से कंट्रोल कीजिएगा। अगर कार के ऊपर आप कहते हैं कि सर इसके ऊपर टैक्स ज्यादा होना चाहिए, तो मेरे भाई कार की तो डिमांड इलास्टिक होती है, और यहां तो हम अभी एग्री करके आए इसके वजह टैक्स कम लगता है। कंट्राडिक्शन आ गया। अब इस कंट्राडिक्शन को हम सेपरेट करेंगे। हमने कहा हर वो गुड जिसकी डिमांड इलास्टिक होगी, हर वो गुड जिसकी डिमांड इलास्टिक होगी उसके ऊपर टैक्स कम ही लगाएंगे, प्रोवाइडेड वो लग्जरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लग्जरी गुड्स होंगी उनके ऊपर टैक्स हर हाल में ज्यादा लगता है। बात समझ आ रही मेरी? तो याद रखिएगा ये जो ब्रांड कार्स है ऑल्दो इनकी डिमांड इलास्टिक है, पर मैं इनके ऊपर टैक्स इलास्टिसिटी की वजह से नहीं इनकी नेचर की वजह से लगा रहा हूं, क्योंकि लग्जरी गुड्स है। समझ आ रही है? तो ये देख लीजिएगा कि एग्जामिनर अगर अब सवाल क्या पूछता है एग्जामिनर वो सुनेगा। अगर एग्जामिनर ये कहेगा डिमांड इन इलास्टिक, आप कहेंगे टैक्स ज्यादा, अब वो कहेगा डिमांड इलास्टिक, आप कहेंगे टैक्स कम, ओवर, कोई मसला नहीं है। अगर एग्जामिनर स्पेसिफिक हो रहा है गुड्स के साथ, अब हम गुड्स के नेचर के साथ हम भी मूव करेंगे। एग्जामिनर कह दे चावलों के ऊपर टैक्स लगा रहा हूं, टैक्स ज्यादा लगना चाहिए कम लगना चाहिए? कम। कम भाई, चावल बेसिक गुड्स हैं, चावल बेसिक गुड्स हैं, उसके ऊपर टैक्स कैसे गवर्नमेंट ज्यादा लगा सकती है? फड़ के मारेंगे नहीं हम उनको। अच्छा, सेम विद द केस आगे, अगर वो गुड्स के साथ आ रहा है, वो कह रहा है मोबाइल्स के ऊपर मैं टैक्स लगा रहा हूं, जस्टिफाइड है, ठीक है यार महंगी गुड्स है, ये आम बंदे के लिए खरीदने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक नेसेसिटी में नहीं आता। गाड़ी के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा लो कोई टेंशन नहीं है, गंदम के ऊपर टैक्स लग रहा है,
मिल्क के ऊपर लग रहा है, दूध के ऊपर लग रहा है, मीट के ऊपर लग रहा है, इनके ऊपर टैक्सेस कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर इनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कभी टैक्स ज्यादा कर दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट जुल्म के ऊपर उतर आई है। इसका बात समझ आ रही है? ये समझ लग गई? प्राइस डिटर्मिनेशन पर आए। प्राइस डिटर्मिनेशन, हमने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, हम इलास्टिसिटी को मेजर करने के बाद प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर मेरी गुड की डिमांड इन इलास्टिक है तो बताएं मुझे प्राइस कम रखनी चाहिए, ज्यादा रखनी चाहिए? ज्यादा रखनी चाहिए। मुझे पता है लोग मेरी प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, वो खरीदना चाहते हैं, तो मैं उनसे ज्यादा पैसे चार्ज करूँ। इसी तरह अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, मुझे पता है लोग मेरी प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे, तो उसके लिए क्या करूंगा? प्राइस कम करूंगा। बात समझ आती है? मोनोपोलिस किस बला का नाम है? वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा। ये मोनोपोलिस चैप्टर नंबर 4 में आएगा जाकर। मोनोपोलिस फिलहाल प्रोड्यूसर समझे। मोनोपोलिस को क्या एडवाइस हो रहा होता है? मोनोपोलिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या जज कर रहा होता है? मोनोपोलिस भी वही काम करता है जो प्राइस डिटर्मिनेशन का काम होता है। अगर मोनोपोलिस को पता चल जाए कि लोग मेरे से हर हाल में मेरी चीजें खरीदेंगे और इसके अलावा लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, बताएं वो मौके से फायदा उठाएगा नहीं उठाएगा? अगर हमें फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ गई और मुझे पता है ये प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोड्यूसर के पास ही है, तो जो भी प्राइस चार्ज करेगा मैं उससे वो प्रोडक्ट खरीद लूंगा क्योंकि मेरी जरूरत है। इसका मतलब अगर मोनोपोलिस की डिमांड इन इलास्टिक है तो वो हायर प्राइस चार्ज करेगा। सेम ऊपर वाली बात ये बिल्कुल ऊपर वाली बात जैसी है। देखने में पॉइंट दो हैं, बिहेवियर सेम है इनका। इन इलास्टिक डिमांड वी विल चार्ज दी हायर प्राइस। बात समझ आती है? मुश्किल तो नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर्स पर आए। फेयर्स मीन किराए। मिसाल के तौर पर हमने यहां से जाना है इस्लामाबाद, मिसाल के तौर पर यहां से इस्लामाबाद जाना है और हमने बाय रोड जाना है। अगर मैं बाय रोड इस्लामाबाद जाता हूं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। मैं बस के जरिए भी जा सकता हूं, जीटी रोड के जरिए लोकल बस से भी जा सकता हूं, इस तरह डैवो में भी जा सकता हूं, मोटरवे में से भी, और जो भी कश्ती में नहीं जा सकता मेरे भाई, अड्डा तेरा समुंदर। जरा जो तूने पानी तूने तलाश करना ना, पानी सिलेक्ट करना, ध्यान से कर लें वो। ठीक है जी। अच्छा जी, तो थर्ड हमारे पास रास्ता है ट्रेन का। हम बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। इसका मतलब क्या? अगर ट्रेन वाले किराए कम कर दें तो बस वाले फिक्रमंद हो जाएंगे कि यार अब तो ट्रेन के किराए सस्ते हो गए हैं, तो वो तो लोग सारे के सारे ट्रेन की तरफ चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बस वाले भी किराए कम कर देंगे ताकि लोग हमारे पास रहें। इसका मतलब क्या? अगर मैं बाय रोड जाना चाहता हूं तो लाहौर से जो इस्लामाबाद मुझे जाना है उसकी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? इलास्टिक है, क्योंकि अगर बस वाले मुझसे ज्यादा किराया ले रहे हैं, तो अगर मिसाल के तौर पर डैवो वाले मुझसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं तो ठीक है, मैं किसी लोकल में जा सकता हूं। अगर वो भी ज्यादा पैसे चार्ज करें तो मेरे पास एक ट्रेन की ऑप्शन भी है। इसका मतलब बाय रोड सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? और बोले इलास्टिक। और अगर इलास्टिक होगी, बताएं वो किराए ज्यादा चार्ज करेगा कम चार्ज करेंगे? कम चार्ज करेंगे, तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम। और अगर हमने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है और हमारे पास एक ही रास्ता है बाय एयर, हमने बाय एयर ही जाना है। अब एयरलाइंस वालों को पता है कि भाई अगर इन्होंने बाय एयर जाना है तो इन्होंने जहाज में जाना है, कोई कबूतर फ्लाइट नहीं होती। तो अगर इन्होंने एरोप्लेन में ही जाना है, एरोप्लेन इन एरोप्लेन, ठीक है जी, तो ये बाय डिफॉल्ट था ना। तो अगर एरोप्लेन में जाना है तो ऑब्वियस बात है इसके अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं है, वो इसी ही सर्विसेज को यूज करेंगे। अब बताएं वो हमें सस्ता किराया देंगे या हमसे ज्यादा पैसे चार्ज करने की कोशिश करेंगे? इसका मतलब बाय एयर में हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है,
मुख्तलिफ एयरलाइंस मौजूद है, पर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, कोई और वे आउट नहीं है। तो बाय एयर में अगर हम हवा के साथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए इनइलास्टिक डिमांड होगी, तो वो हमसे पैसे ज्यादा चार्ज कर लेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड पर आए। ट्रेड का मतलब होता है तिजारत, लेकिन ये तिजारत आम लोकल तिजारत नहीं होगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपको एक एडवांस बात बताऊं तो संभाल लेंगे? लास्ट चैप्टर हमारा, जो लास्ट चैप्टर होगा वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस लास्ट चैप्टर में बताऊंगा जाकर, लेकिन अभी भी बता देता हूं, अगर आप याद रख लेंगे वहां पे आसानी हो जाएगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। दोनों का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी। इनमें फर्क क्या है? फर्क यह है, अगर लफ्ज लिखा आ जाए बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है सिर्फ गुड्स की, सिर्फ चीजों की। और अगर लफ्ज लिखा आ जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है गुड्स की भी और सर्विसेज की भी, और सर्विसेज की भी। ठीक है, सर्विसेज में जैसे टीचिंग सर्विसेज आ गई, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज आ गई, कंसल्टेंसी सर्विसेज आ गई, आईटी सर्विसेज आ गई, ठीक है जी, और टूरिस्ट की, टूरिज्म की सर्विसेज आ गई। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बाकी आप संभाल लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, संभाल लेंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिर्फ लिख देता हूं गुड्स की। मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पर हम अमेरिका को कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, और वाकई में करते हैं, ये क्या अज्यूम्ड नहीं है। हमने अमेरिका को कॉटन एक्सपोर्ट किया, और हमारी कॉटन फाइन कॉटन, बेहतरीन क्वालिटी। तो अमेरिका ने कहा कि जब भी मुझे कॉटन खरीदनी पड़ेगी, मैं हमेशा पाकिस्तान से ही कॉटन खरीदूंगा। जब ये बात मुझ तक पहुंचेगी, तो मैं ये नहीं कंसीडर करूंगा यार अमेरिका वाले तो जब भी उन्होंने कॉटन खरीदनी है मुझसे ही खरीदनी है, मेरे अलावा तो उनको कहीं कॉटन नहीं पसंद नहीं आती। अब बताएं, इस केस में हम उनसे ज्यादा पैसे चार्ज करें, कम करें? ज्यादा चार्ज करेंगे। इसका मतलब अगर एक्सपोर्ट इन इलास्टिक है, आगे आप समझदार हैं, पैसे ज्यादा चार्ज करेंगे डॉलर्स में। और अगर एक्सपोर्ट हमारी इलास्टिक है, तो हम कहेंगे भाई वो तो हमसे चीजें नहीं खरीदा जा रही। मिसाल के तौर पर हमने चावल एक्सपोर्ट करना, लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि वो चावल जो है वो बांग्लादेश से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बांग्लादेश और इंडिया से, और साथ और हमसाय ममालिक से भी, चाइना से भी वो खरीद सकते हैं। तो अब मुझे पता है कि अमेरिका के लिए या यूके के लिए हमसे चावल खरीदना जरूरी नहीं है। अगर मैं उनको इस केस में चावल बेचना चाहता हूं, तो मैं प्राइस क्या करूंगा? अगर मेरी एक्सपोर्ट इलास्टिक है तो प्राइस। ये बात समझ लगी? अच्छा जी, इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन में, रिसेशन का मतलब क्या? जी जी, कैंसर? नहीं नहीं, रिसेशन का मतलब होता है कैंसल नहीं, खत्म करना नहीं। रिसेशन का मतलब होता है डाउनफॉल। रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक डाउनफॉल। हमारी कंट्री में डाउनफॉल आ गया, हमारी कंट्री जो है अब कमजोर, वीक हो रही है। तो इकोनॉमिक रिसेशन मीन कंट्री डाउनफॉल, मुल्क का डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल का मतलब क्या? हमारे मुल्क के हालात खराब होना शुरू हो गए, महंगाई ज्यादा होना शुरू हो गई, बेरोजगारी भी बढ़ना शुरू हो गई, जॉब्स मिलने नहीं, बिजनेसेस हैं ही नहीं, इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सही तरीके से काम कर नहीं रही हैं, करप्शन अरूज पर है, लेवल हुआ हुआ मुल्क का इस वक्त। ठीक है जी। तो अगर इकोनॉमिक रिसेशन है, तो इकोनॉमिक रिसेशन की ड्यूरेशन में
यहां से प्रोड्यूसर ये एनालिसिस करेगा, भाई देखो अब ना मुल्क का डाउनफॉल हो रहा है, अब तो लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, इनकम नहीं है। बताएं इस डाउनफॉल में प्रोड्यूसर ने जब चीजें बनानी होंगी, वो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर फोकस करेगा, यानी कि बेसिक गुड्स के ऊपर फोकस करेगा, या उसको ये फिक्र होगी यार लोगों को एसी मिलना चाहिए, लोगों को गाड़ियां मिलनी चाहिए। क्या ख्याल है, अगर कभी कभार खाने का ना हो तो इंशाल्लाह खाने में टायर पका लें गाड़ी का। क्या ख्याल है, आज क्या पकाया, आज टायर के साथ स्टपनियां पकाई हैं क्या ख्याल है, ठीक है जी। हाँ, तो गोल गोल स्टेयरिंग इंशाल्लाह आज खाएंगे हम खाने में। अगर इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है तो ये प्रोड्यूसर को इंडिकेट करेगा कि कौन सी गुड्स आपने बनानी है, और हम उस कंडीशन में वो गुड्स बनाएंगे जो तकरीबन बेसिक नेसेसिटी की होंगी, जिनकी लोगों को जरूरत होगी, मिसाल के तौर पर। और ये तो इकोनॉमिक्स में ये पहले कभी कहानियां हुआ करती थी, ये हम सुनाया करते थे। कोविड ने ये कहानियां सारी सच कर दी। जब जैसे पेंडेमिक लगा, लोगों की गाड़ियां ब्लॉक हो गई, लोगों के जहाज ब्लॉक हो गए, लोगों ने सफर करना छोड़ दिया, लोगों ने कहा घर में रहना ज्यादा सेफ्टी है, घर में रहना ज्यादा महफूज है, सब कुछ धर्म भरम हो गया। वो जो लोग कहते थे कि हम कभी घर में टिक ही नहीं सकते, वो भी महीना महीना घर में रहे, ठीक है जी। तो जैसे पेंडेमिक आया, फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, गाड़ी के बगैर भी जिंदगी गुजर सकती है, लग्जरी आइटम्स के बगैर भी जिंदगी गुजर सकती है, घर के खाने खाकर भी जिंदगी गुजर सकती है, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक रिसेशन में प्रोड्यूसर के लिए इंडिकेशन ये है कि हम वो गुड्स बनाएंगे जो उस वक्त उस चीज की नीड होगी। जैसे कि पेंडेमिक आया, अब इस चीज की नीड क्या है, नीड ये है हमें हेल्थ के ऊपर काम करना है। इस वक्त लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, रादर देन मैं गाड़ियां बनाने की फिक्र कर रहा हूं। बस समझ आ रही। तो इकोनॉमिक रिसेशन में हर वो प्रोडक्ट जिसके लिए लोगों के लिए खरीदना जरूरी होगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि मास्क आया, अब मास्क जरूरी है, इसकी डिमांड इलास्टिक है, अब सारे प्रोड्यूसर मास्क की प्रोडक्शन पे चले गए। अब देखो आपको गली गली जगह जगह मास्क नजर आ गया। आज से जरा 5 साल पहले किसको मास्क का लफ्ज भी शायद ना पता हो मास्क क्या होता है। क्या ख्याल है, बस वो मूवीज देखा था कि जब किसी डाकू ने चोरी करी होती तब मास्क की जियारत हुआ करती थी। अच्छा जी, और दूसरी बात, कभी तो सैनिटाइजर का शायद लफ्ज भी ना सुना हो। तो सैनिटाइजर के बारे में तो ये भी इतना इतना ज्यादा मशहूर हो गया, जो नहीं, हैंड वॉश इज समथिंग डिफरेंट देन सैनिटाइजर। हैंड वॉश तो सिंपल टू वॉश योर हैंड्स, हैंड सैनिटाइजर इज टू किल जर्म्स, ठीक है। तो जो सैनिटाइजर था उसके बारे में तो इतना मशहूर हो गया, उसने कहा ये मेडिकल फील्ड का वो बेचारा लवारिस बच्चा था जिसकी अचानक गवर्नमेंट जॉब लग गई ठीक है जी। तो जितनी इसकी सेल हुई सैनिटाइजर की इस कोविड के ड्यूरेशन में, तो फार्मास्यूटिकल ने अच्छी खासी याशी की है इससे, ठीक है, और स्टिल अभी तक याशी कंटिन्यू है। तो जैसे कि वेरिएंट्स आपको पता तब्दील होते जा रहे हैं, तो कोरोना से शुरू हुआ था, फिर डेल्टा डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन आया, अब अभी यूनिकॉर्न आना है इसके बाद यूनिकॉर्न आना, फिर राइनो आना है, और फिर पांडा आना है, पांडा भी नहीं आ रहे हैं ठीक है। तो जब तक पूरी दुनिया के जानवर खत्म नहीं होने, तो ये चलता रहेगा। आगे चलते जनाब, क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई। नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसका, इकोनॉमिक रिसेशन में। जैसे कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक होगी, ऑब्वियस बात है इस केस में ना, इस केस में रिसेशन केस में मैं लोगों से पैसे ज्यादा चार्ज नहीं करूंगा। क्यों, दो रीजन है। भाई मुल्क की हालात खराब है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है ऑलरेडी। अगर आप लोगों की मजबूरी से बहुत ज्यादा फायदा उठाओगे भी, उनके महंगी महंगी सी प्राइस चार्ज करोगे भी, तो लोग इतनी चीजें खरीद नहीं पाएंगे। तो इस केस में ना गवर्नमेंट को फिर मैदान में आना पड़ता है, क्योंकि प्रोड्यूसर फायदा उठाएगा। प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर शैतान होता है, प्रोड्यूसर सेल्फिश होता है, खुदगर्ज होता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट नजर आ रहा होता है। प्रोड्यूसर कहता है मुझे प्रॉफिट मिले, लोग मेरी तरफ से मर जाए, मुझे टेंशन नहीं है। तो रिसेशन में फॉर एग्जांपल मास्क की प्राइस, अब प्रोड्यूसर को पता है कि गवर्नमेंट ने रूल्स लगा दिया, जो मास्क पहनेगा वो एंटर होगा, तो मास्क की खरीदो फरोख्त लोगों ने करनी है। आपको पता है शुरू में मास्क अच्छा खासा महंगा सेल हुआ सेल, मतलब एक एक बॉक्स थाउजेंड्स में सेल हुआ। इसका मतलब डिमांड इनइलास्टिक थी,
हैवी प्राइसेस चार्ज की। अब प्रोड्यूस गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो जुल्म हो रहा है लोगों के साथ, लोग बेचारे दवाइयों के पैसे दें या मास्क खरीदने के पैसे दें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपटीशन प्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ने कहा हर कोई मास्क की प्रोडक्शन करे, रॉ मटेरियल यहां से आसाना से। गवर्नमेंट ने कंपटीशन क्रिएट करवाया। जब कंपटीशन क्रिएट हुआ, प्राइसेस डाउन होना शुरू हो गए। और अगर फिर भी प्राइसेस डाउन नहीं होगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को यहां पर आकर सब्सिडी देनी पड़ेगी। हम यहां से प्राइस चार्ज ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिक हालात खराब है। समझ आ रही? आगे चलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों टॉपिक मैं आपको फुल फ्लैश समझा चुका हूं। मैं इसकी डेफिनेशन भी समझा चुका हूं, फिर भी बरकत के तौर पे दोबारा लिख देता हूं। YED परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन इनकम। और आपको पता है इसमें दो गुड्स थी, नॉर्मल और इंफीरियर। नॉर्मल की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव, इंफीरियर की नेगेटिव। खत्म कहानी। आगे इसकी एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ लीजिएगा, आसान सी है। वो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में ये लिखा होगा, मुझे ये बताएं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं जो चीज बनाऊंगा मैं उसमें कम प्रॉफिट हासिल करना चाहूंगा या ज्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहूंगा? ज्यादा हासिल करना चाहूंगा। मुझे ये बताएं, अगर मैं एक नमक बेचता हूं, सॉल्ट बेचता हूं, सॉल्ट बेचने में मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा या मोबाइल बेचने में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? मोबाइल बेचने में। अच्छा, आगे चलते इसके नेक्स्ट स्टेप में। जो मोबाइल खरीदता है उनकी इनकम कम होती है ज्यादा होती है? इसका मतलब प्रोड्यूसर बड़ा चालाक है। प्रोड्यूसर हर वो चीज बनाएगा, हर वो चीज बनाएगा जिसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई का मतलब क्या? लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ज्यादा इनकम खर्च करने के लिए रेडी हैं। बात समझ आ गई? तो इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोड्यूसर हर वो चीज बनाएगा जिसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है? ठीक। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर है फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड ए, चले खैर इसको भी रहने दे, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ, चलें इसको ए करना है, चलें ए कर लें और इसको बी कर लें। क्रॉस में प्राइस किसी गुड की होती है, डिमांड किसी और गुड की होती है। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है इसमें तीन गुड्स आ जाएंगे। कितने गुड्स आ जाएंगे? तीन। पहली गुड का नाम सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मैं लिख नहीं रहा। सब्स्टिट्यूट गुड की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? पॉजिटिव। और आपको पता सब्स्टिट्यूट गुड किस बला का नाम है, पता है ना आपको? सेकंड, कंप्लीमेंट्री गुड्स। तीसरी गुड का नाम क्या है? बहुत अच्छे, इंडिपेंडेंट गुड। ये पूरा लिखता हूं, इंडिपेंडेंट गुड की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? जीरो। इसके यहां साइन नहीं आएंगे, इसके यहां वैल्यू की इंपॉर्टेंस है। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर जीरो आ जाए तो गुड कौन सी है? इंडिपेंडेंट। आप कहेंगे सर ये कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इंडिपेंडेंट गुड की एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर दो गुड्स ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं एप्पल और डिमांड में ले लेते हैं शू। एप्पल और शू में कोई दूर दूर तक रिलेशन है? फल में और जूतों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसा कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपका ना पढ़ना और अब्बे के जूते में रिलेशन है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो अब्बा जी के जूते ज्यादा पड़ेंगे। ठीक है जी। और अगर आप पास हो जाएगा फिर अब्बा जी के इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। तो अब यहां पर आ जाए, मुझे ये बताएं, अगर एप्पल की प्राइस ज्यादा हो जाए, एप्पल महंगे होने से क्या जूतों की डिमांड में कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब एप्पल की प्राइस ज्यादा होने से जूतों की डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज जीरो। तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग इज जीरो। तो इस तरह से ये जीरो आंसर नजर आया करेगा अगर कभी आना भी हुआ, नहीं तो ये जबानी कलामी ही एमसीक्यूज एग्जाम में चलेगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट गुड क्या है? जीरो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एमसीक्यू से पूछेगा, मुझे ऐसा लगता है
और ये एमसीक्यू वो पूछ सकता है कोरिलेशन के लिहाज से भी। आपको पता है इंडिपेंडेंट गुड्स में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इंडिपेंडेंट गुड्स में आपस में कोई रिलेशनशिप, तो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप को ना स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट गुड में जो कोरिलेशन बनता है उसका आंसर भी 0 होता है। खैर मुश्किल बात हो गई है, चले क्यूए में सीख जाएंगे फिर, बस मेरा काम था इतना समझाना। और फिर तो हया तो नहीं आई, नहीं समझ आती फिर हमें। और हाँ आप तो सारे एफसी पढ़ कर आए वो, और फिर तो नलायक को समझ आनी चाहिए थी आपको। कोई हाल नहीं, अगर भाई अब मैदान में मैं खुल के आऊंगा ना, मुझे मैं समझा शायद ऑडियंस ने क्यों नहीं पढ़ी, सारी ऑडियंस क्यों बोली माशाल्लाह। अगर R 0 हो तो गुड्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या आता है, नो रिलेशनशिप, और नो रिलेशनशिप का मतलब होता है गुड्स इंडिपेंडेंट है। आप संभाल लोगे आप माशाल्लाह। यहां तक बात क्लियर हो गई, नेक्स्ट चलते हैं। हमने प्लीज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कंप्लीट कर लिया। अब सुन ले जल्दी से, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, फिर हमने उसकी डिग्रीज पढ़ी, हमने उसकी कैलकुलेशन पढ़ी, हमने उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ी, फिर हमने कैलकुलेशन में परसेंटेज मेथड पढ़ा, रेवेन्यू मेथड पढ़ा, ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ा, उसके बाद हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटरमिनेंट्स पढ़े, फिर आज हमने एप्लीकेशंस पढ़ी, इनकम और क्रॉस को पढ़ के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमारा फेज शुरू हो गया अब सप्लाई का। दो तरह की इलास्टिसिटी होती है, शुरू में बताया था, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मुझे ये बताएं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या थी? आप ना जिंदगी आसान रखा करें, वो ये कि अच्छा जी आप लोग अब मेरे से सुन लें कि क्या मैं सही डेफिनेशन सुना रहा हूं या नहीं सुना रहा। आप लोगों ने माशाल्लाह सबने सही सुनाई है, ठीक है जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन ये है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज हो रही है। सिंपल, प्राइस के चेंज होने से डिमांड का चेंज होना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के चेंज होने से डिमांड का चेंज होना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक प्राइस और दूसरे की डिमांड के चेंज होने से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और प्राइस के चेंज होने से सप्लाई का चेंज होना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा जी, अच्छा पर चलें भाई, बस मुझे पता लोगों तालियां देने का बहुत शौक है। अगर आप यहां ना होते तो आप किसी इशारे में होते। वापस आ जाए। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब पूरे अगले 5 मिनट तक किसी को कोई आवाज नहीं आएगी। डोंट बॉदर अबाउट टाइम, मुझे इसकी डिग्रीज हर हाल में करवानी है। जिसका वक्त हो चुका है, जिसका वक्त हो चुका ही और शी कैन गो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी लड़के इंसान बन जा। अच्छा जी, डिग्री में सिर्फ 5 मिनट देखें, इसकी डिग्री 100% सेम है। अगर ऑनलाइन में ये रिकॉर्डिंग ना चल रही होती तो मैंने जुबानी कलामी 5 मिनट सारी बात वाइंड अप कर देनी थी। मसला ये उनको तस्वीरें भी शो करवानी होती है मुझे, ठीक है जी, तो वो ताकि परेशान ना हो जाएं, क्योंकि आपका तो कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस मैं कर सकता हूं, उन बेचारों का कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ 5 मिनट में सारी की सारी डिग्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। जो हमने 5 डिग्रीज पढ़ी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, सेम इसकी भी है। मिसाल के तौर पर नंबर 1 पढ़ी
अब से मुझे 5 मिनट मुझे बोलने दें जरा, किसी की कोई आवाज ना आए, परफेक्टली नहीं, ये भी मुझे बोलने दें आप। अब देखें, आप एंजॉय किया करें, रिलैक्स होके बैठ के मेरी बात सुनते रहा करें। आप एम ही अपनी एफर्ट कर रहे होते बोलने की। देखें, आपके हिस्से की जब मैं एफर्ट कर रहा हूं तो आप उस एफर्ट को एंजॉय किया करें बस। क्या ख्याल? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई के केस में हमें पता है जो सप्लाई कर्व बनेगी वो बिल्कुल ये वर्टिकल बनेगी। ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का भी यही डिजाइन बनता है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का भी यही डिजाइन बनता है। याद है वो पेंटिंग वाली एग्जांपल? पेंटिंग की सप्लाई भी एक, पेंटिंग की डिमांड भी एक, दोबारा नहीं होता मेरे भाई। अच्छा जी, पेंटिंग दोबारा नहीं बन सकती, वो मैंने ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से बनाई थी उस दिन पेंटिंग। अच्छा जी, तो मैथमेटिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0, और डेफिनेशन पुरानी वाली के क्वांटिटी सप्लाई डजंट चेंज विद अ चेंज इन प्राइस। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड डिग्री, दैट इज द इनइलास्टिक सप्लाई। अब मैं नाम चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोग डिफरेंट नाम सीखें। अब मैं लेस इलास्टिक पर आ गया। ना मेरे भाई, कोई इतना सवाब वाला कोई लफ्ज बरकत लफ्ज तो है ही कोई नहीं, इतनी खुशी से बोली जा रहे हो। लेस इलास्टिक सप्लाई में ये शार्प सप्लाई बनेगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन वही है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है। डेफिनेशन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई से, और मैथमेटिकल फॉर्म में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 इक्वल 1 ग्रेटर देन 1। इन इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, लेस देन 1 होगी, बेशक डिमांड हो बेशक सप्लाई हो। बात समझ लगी? थर्ड फॉर्म, ये मुश्किल तो नहीं है ना? ये 110% डिजाइन सेम है, बस सप्लाई में पॉजिटिव कर्व बन रही है और डिमांड के लव सप्लाई का आ रहा है। और एक और एग्जांपल में और एक और जगह चेंजिंग है। इस केस में जो लेस इलास्टिक सप्लाई होगी, यहां पे एग्जांपल में लिख ले, दिस इज द पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड की, और ये पेरिशेबल गुड आप जानते हो कौन है? जो अच्छी गुड्स होती हैं। पेरिशेबल गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये वेजी पेरिशेबल गुड्स जिनकी जिंदगी कम होती है। दैट इज यूनिट इलास्टिक। थर्ड वन इज यूनिट इलास्टिक सप्लाई। यूनिट इलास्टिक सप्लाई के केस में बिल्कुल 45 डिग्री पर जाएगी सप्लाई कर। इसका मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है सप्लाई में भी उतना चेंज आ रहा है। डेफिनेशन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और मैथमेटिकली इलास्टिक सप्लाई इक्वल टू 1। फोर्थ वन इज इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई के केस में सप्लाई कर पॉजिटिव स्लोप होगी पर फ्लैट होगी, दिस इज द इलास्टिक सप्लाई। और इस केस में आप प्राइस और सप्लाई में जब चेंज कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे सप्लाई में चेंज ज्यादा आएगा, प्राइस में कम आएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेस देन क्वांटिटी सप्लाई, और मैथमेटिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। और इलास्टिक सप्लाई की एग्जांपल देख ले, ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में बनती हैं, ड्यूरेबल गुड्स।
ड्यूरेबल गुड्स का पता कौन सी होती है? फर्नीचर हो गया, मोबाइल्स हो गया, और ये सारी चीजें हमने चैप्टर 2 में पढ़ी हुई हैं, बल्कि इनके ग्राफ भी हमने बनाए हुए हैं। ड्यूरेबल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स जो इंडस्ट्रीज में बनती है, गाड़ियां होगी, बाइक्स होगी, फर्नीचर हो गया, ठीक है जी। लास्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में ये बात देखिएगा, ये सेम वही है जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाला केस है, जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाला केस है, जो बिल्कुल हॉरिजेंटल है। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गोज टू इनफिनिट हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्या हमने आज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ लिया? उसकी डिग्रीज पढ़ ली। अब एक काम करना है, घर जाके इनको रिवाइज करना है और घर से एडवांस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटरमिनेंट्स पढ़ने, ठीक है? कल इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।